हेलो एवरीवन। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारियों की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत फैजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फैजाबाद का जो वर्तमान नाम है वो अयोध्या है। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ की जो प्रसिद्ध चीज है वो गुड़ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में एनआरआई विभाग का गठन 2014 में हुआ। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया? तो प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 के हुआ तथा ओबीसी वर्ग का गठन जो आरक्षण की बात है वो मंडल आयोग के सिफारिश पे दिया गया। प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप बीपी सिंह के समय दिया गया था। मंडल आयोग ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया तथा 2018 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला तथा इसे अनुच्छेद 339 ख में रखा गया। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र की नवीन कांप निक्षेपों को कहा जाता है? तो मैदानी क्षेत्र में जो नवीन कांप होते हैं उसे खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बांगर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं? तो बांगर क्षेत्रों में जो नदियों द्वारा आवरण क्षय से बनते हैं उसे बीहड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी यानी पठारी पहाड़ी क्षेत्रों की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो सही आंसर है 300 मीटर होती हैं। अगला प्रश्न है, बिंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़ंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये सभी जलप्रपात मिर्जापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वार्षिक वर्षा का क्या होता है? जब पूर्व से पश्चिम चलेंगे तथा उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो वर्षा क्या होती है? वो घटती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग किसके द्वारा होता है? तो प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा होती है वो पूर्वी मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रेगुर, करेल या कपास मृदा किसे कहते हैं? तो रेगुर, करेल या कपास मृदा जो कहा जाता है इसी को लावा मृदा भी कहते हैं। तो ये लाल गलती हो गया, लावा मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चीना और लोबिया है। चीना और लोबिया क्या है? ये जायद की फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है वो नरौरा में स्थित है जो बुलंदशहर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रबी की फसल को कब बोया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रबी की फसल यानी जो शीत ऋतु में यानी अक्टूबर में बोई जाती है तथा अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोई जाती है तथा फरवरी से अप्रैल के मध्य में काट ली जाती है। ये प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, तंबाकू, सरसों एवं आलू। इसे रबी की फसल कहते हैं जो ठंडी के दिनों में बोया जाए और गर्मी के दिनों आते आते काट लिया जाए। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? तो खरीफ की फसल यानी मानसून आगमन के समय बोया जाता है जो मई से जुलाई के मध्य में बोया जाता है तथा सितंबर से अक्टूबर के मध्य में काटा जाता है। प्रमुख फसलें हैं कपास, चावल, गन्ना। गन्ना जो आते आते आपके जनवरी से फरवरी के बीच में काटा जाता है। ज्वार,
मूंगफली, मक्का, बाजरा, सनर्द आदि फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें यानी बरसात के समय में बोई जाती हैं और ठंडी आने से पहले यानी अक्टूबर तक आते आते फसल को काट लिया जाता है। अगला प्रश्न है, जायद की फसल को कब बोया जाता है? जायद की फसल को ही नकदी फसल कहा जाता है। जायद की फसल को नकदी फसल कहा जाता है। जायद फसलों की खेती रबी और खरीफ फसलों के मध्य में की जाती है, जो लगभग मार्च में बोया जाता है तथा खरीफ की फसल को बोने से पहले काट लिया जाता है, यानी मार्च में बोया जाता है तथा जून से पहले काट लिया जाता है। जैसे इसमें प्रमुख फसल हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, खीरा, लोबिया, काशी फल आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में चौथा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला जो तिलहन है वो सरसों है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक यानी नकदी फसल कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख फसल वाणिज्यिक है वो गन्ना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1920 में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1999 में किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में महिला डेयरी योजना की शुरुआत 1992 से 93 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है? तो आंवले का सबसे उत्पादित करने वाला जिला जो है प्रतापगढ़ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों बार एग्जामों में इसी को पूछता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य शक्कर का प्याला यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना वो मथुरा जिले में स्थित है। इसी की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा पसंद है, खुर्जा शहर प्रसिद्ध है। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो चूड़ी के लिए प्रसिद्ध जो शहर है वो फिरोजाबाद है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला जो है वो मेरठ है। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच नगर के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, वो कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1970 में गठित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार एनईआर रेलवे का है, उत्तर पूर्व रेलवे का है, एनईआर रेलवे का है, जो लखनऊ से लेके वाराणसी तक का है। इसका मुख्यालय गोरखपुर, एनईआर का मुख्यालय गोरखपुर है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन है? सबसे अधिक पुराना कौन है? तो सबसे अधिक जो पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 1887 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है तथा इसके साथ साथ उत्तराखंड तथा हरियाणा से भी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न,
केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सन 2000 में की गई। अगला प्रश्न है, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो राज्य में योजना आयोग का गठन जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है तथा केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। इसी योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ है। नीति आयोग का गठन हो गया जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी गोरखपुर के अगल बगल के क्षेत्रों में यानी गोरखपुर में ही थारू जनजाति पाई जाती है जो दिवाली के समय शोक मनाता है। थारू जनजाति दिवाली के समय शोक मनाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? तो प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी के जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध है? तो बागों के शहर से नाम जाने जाने वाला शहर लखनऊ है। अगला प्रश्न, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लगता है यानी प्रयागराज में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला जो हर 12 वर्ष पे लगता है तथा अर्ध कुंभ 6 वर्ष पे लगता है। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? तो विश्वविख्यात जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ तो उससे पहले ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला प्रश्न, देव शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ जो मेला लगता है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है और ये बहुत ही मेले से पूछे जाने वाला प्रश्न, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है वो कानपुर और मेरठ में है। मेरठ में भी खेल का सामान मिलता है और कानपुर में भी सामान मिलता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है वो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो सिराज ए हिंद के नाम से जाने जाने वाला जिला जो है वो जौनपुर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जो बैगा जनजाति है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है तथा सोनभद्र सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एसटी यानी जनजाति पाए जाते हैं सोनभद्र में तथा सबसे कम जो पाए जाते हैं सबसे कम वो बागपत में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में बनरावत जाति यानी जनजाति की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, पहरिया जनजाति निवास करती है? तो पहरिया जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। इसके 13 जिलों को काटकर 13 जिलों को हटा के उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सन 2018 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ वो 1866 में हुआ तथा 160 जज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है तथा एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है तथा इसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? किसी भी विधानसभा, भारत के किसी भी विधानसभा या लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो जो विधान परिषद है इनमें कुल संख्या 100 है तथा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 404 हैं, जिनमें से 403 निर्वाचित प्लस 1 एक मनोनीत है। विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है तथा विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति जो थे वो चंद्रभान थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन अप्रैल 1937 में हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कुल 31 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उनकी संख्या 31 है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश तथा देश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का, नगर निगम का पदेन सदस्य कौन होता है? तो किसी नगर की बात कर रहे हैं तो नगर में मेयर होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एम हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में के एम हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिको उत्सव के अवसर पर लट्ठा मार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो लट्ठा मार होली का आयोजन बरसाना के नंदगांव में होता है। बरसाना के नंदगांव में ये होता है। अगला प्रश्न, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो नृत्य की कथक शैली जो है वो उत्तर प्रदेश की देन है। अगला प्रश्न है, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो बिरहा, रसिया, आल्हा ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत हैं। अगला प्रश्न, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो चारकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा सोनभद्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो पुरातात्विक विभाग है 1951 में की गई। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? जो ठुमरी गायिका हैं गिरजा देवी, इनका संबंध बनारस घराने से है। अगला प्रश्न, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। अगला प्रश्न है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया थे उनका जन्म बदायूं जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, कबीर की जन्मस्थली कौन सी नगरी है? तो कबीर की जो जन्मस्थली है वो वाराणसी जिले को माना जाता है तथा उनका अंतिम जीवन मगहर में हुआ। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने
किसके विकास में? तो खड़ी बोली के जनक भी माना जाता है तथा खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, शेख फैजी किसके दरबार के श्रेष्ठ कवि व विद्वान थे? तो जो शेख फैजी थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न, शबद किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी ये कबीर दास की प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो जो साहित्य लहरी है वो सूरदास की प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है, बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल का जो मूल नाम था वो महेश दास नाम था। अगला प्रश्न है, नौपाषाणकालीन साक्ष्य राज्य के किन जिलों में मिले हैं? तो नौपाषाणकालीन जो साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद, प्रतापगढ़ वो मिर्जापुर के जिलों में मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विस्तार की पूर्वी सीमा कहाँ तक है? जो सिंधु सभ्यता का विस्तार की पूर्वी सीमा जो थी वो आलमगीरपुर थी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, तथा उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, यहाँ तक विस्तार था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों का ज्ञान किस ग्रंथ से होता है? जो ये माना जाता है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, वो इनका जिक्र कहाँ किया गया? तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह लिया गया। तो भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ लघु स्तंभ शीर्ष से लिया गया है, जिनमें से 4 शेर हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं और वहां से उस पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो मुंडूकउपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणी पुरास्थल को धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में मिले हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी वो मथुरा कला शैली में हुई थी। अगला प्रश्न है, बास खेलड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बास खेलड़ा जो अभिलेख है वो हर्षवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? तो रुहेलखंड का संस्थापक जो था अली मोहम्मद खान था। अगला प्रश्न, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? तो अयोध्या जो अभिलेख था वो धनदेव ने प्रचलित करवाया था। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। तो बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार मथुरा कला में विकास हुआ। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो मथुरा थी। यहीं से सूरसेन महाजनपद की भाषा थी, यहीं से निकला सौरसैनी, सौरसैनी, जो सौरसैनी अपभ्रंश से होकर हिंदी बनती है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो गुप्तकालीन में दशावतार जो मंदिर था वो देवगढ़ में है। अगला प्रश्न, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कुशीनगर मल्ल साम्राज्य की राजधानी थी, मल्ल महाजनपद। अगला प्रश्न, अयोध्या का प्राचीन नाम था। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था अयाज्या था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, तथा इन्होंने पहला उपदेश जो दिए वो सारनाथ में दिए। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। अगला प्रश्न, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक का जो बृहद शिलालेख था वो कालसी में से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी जिले में दिया। अगला प्रश्न,
हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? उन्होंने 2 धार्मिक आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गौरी ने 1192 में मेरठ पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ? तो काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की जो घटना थी 1922 में घटित हुई थी, 4 फरवरी, जो आपके किताबों में 5 फरवरी मिलेगा, जबकि चौरी चौरा एक का जो चौरी चौरा में 4 फरवरी को मनाया जाता है और आपके इतिहासों में 5 फरवरी मिलेगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व जो नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का लगभग 7.33% के क्षेत्रफल के बराबर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ 2 बराबर चट्टानों में टूटा, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड तथा नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था और प्लेट विवर्तना होने के नाते ये उत्तरी गोलार्ध में भारत आ गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार वो 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले में गोरखपुर तथा सबसे कम मथुरा के क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो वो मथुरा जिले में होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं तथा अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं और अन्य जगहों पर इसे घाघरा नदी कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, यानी खड्ड बनाते हुए चलती है? तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बीहड़ का निर्माण करती है, जो प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नैनीताल से निकलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।